हेलो दोस्तों, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों को राज्य व्यवस्था कराया जाएगा, जो कि इससे पहले जो है ना राज्य व्यवस्था और करवाया गया है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के ज़रूर देखिएगा और प्लेलिस्ट बनाया गया है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है ना वह वीडियो जा कर के ज़रूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि भारत के तीन विधि अधिकारी होते हैं। भारत के तीन विधि अधिकारी होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक भारत के महान्यायवादी होते हैं, दूसरा भारत का महाधिवक्ता होता है, तीसरा भारत के महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता होते हैं तीसरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? वह MCC तलवारा थे। ये भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MCC तलवारा। यह याद रखिएगा, बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो इसको महान्यायवादी जो है, जिसे हम हिंदी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? यह एक भारत सरकार का वकील होता है, इसे हम विधि सरकार सलाहकार कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य, राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को जो सौंपे गए कार्य होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। वो क्या सब है? पहला है कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। भारत सरकार की ओर से कौन होगा? महान्यायवादी होगा। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 143, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, यह महान्यायवादी का काम है। तीसरा है, सरकार के से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकारी किसको है? तो महान्यायवादी को है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा? यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न जो है ना, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के 4 के तहत यह पद धारण करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी की अधीनस्थ होता है, महान्यायवादी अधीनस्थ होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। भारत वर्तमान में, जो कि वर्तमान में अभी बदल गया है, भारत के महान्यायवादी, जो कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी की पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वी नरहरि राव थे। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव थे। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला, संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान के द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों का वित्तीय जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होता है? यह भारत के संचित निधि पर भारित होता है। चलिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद को देख लेते हैं। यह अनुच्छेद दिया गया है और इसके संबंध में विषय दिया गया है। अनुच्छेद 148 में जो है ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति है। 149 में क्या दिया गया? 149 अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्ति का वर्णन जो है अनुच्छेद 149 में दिया गया है। और 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति की सलाह 150 में। और 151 में एक अंक लेखन प्रतिवेदन का वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 151 में किया गया है। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। क्या दिया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है संसद यानी पार्लियामेंट। चलिए अब पार्लियामेंट को देखते हैं। जो कि पार्लियामेंट की पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। जो कि पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक यानी कि मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। किस अनुच्छेद में जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष जनगणना के आधार पर किया गया था? तो वर्ष 1971 के आधार पर किया गया था। अगला है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना लोकसभा के सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की एकांकिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? राज्यसभा के एकांकिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249 आता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अगला है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और मुक्तियों को कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। अगला टॉपिक है क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति की सदन की कुल सदस्य की संख्या 1/10 संख्या से होती है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति के सदन की कुल सदस्य की संख्या 1/10 संख्या से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा के अधिकतम निर्धारित सदस्य की संख्या कितनी है? तो 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए
विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 253। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। इसमें तो भारत के संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के लोकसभा एवं राज्यसभा के सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। चलिए अब देखते हैं संसद से संबंधित अनुच्छेद। यहाँ अनुच्छेद दिया गया है और संबंधित विषय दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 79 में जो है संसद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है और 80 में राज्यसभा का संरचना है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है और अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन जो है ना अनुच्छेद 82 के अंतर्गत है। अगला है कि अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि जो है ना संसद के सदनों की अवधि कितना है? तो अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता, संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता का वर्णन जो है अनुच्छेद 84 में किया गया है और अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र और सत्रावहन एवं विघटन जो है ना अनुच्छेद 85 में किया गया है। अगला है कि अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबंधित तथा संदेश देने का अधिकार अनुच्छेद 86 से संबंधित है। चलिए अगला है कि अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी कि अभिभाषण जो है ना अनुच्छेद 87 से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकारों का अधिकार जो है ना अनुच्छेद 88 में है। अनुच्छेद 79 में क्या है? तो राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 1989 में किया गया है। अनुच्छेद 90 में जो है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति त्याग पद तथा पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति अनुच्छेद 91 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना यह अनुच्छेद 92 से संबंधित है। अनुच्छेद 93 में दिया गया लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जो है ना अनुच्छेद 93 से संबंधित है। अनुच्छेद 94 जो है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्तियां त्याग पत्र तथा पद से हटाया जाना अनुच्छेद 94 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 95 जो है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्तियों लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति अनुच्छेद 95 से संबंधित है। अनुच्छेद 96 देखते हैं जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने के संकल्प विचाराधीन तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 96 और सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता यह किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 97 में दिया गया है। चलिए अनुच्छेद 98 को देखते हैं संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में दिया गया है। 99 में है सदस्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है ना अनुच्छेद 99 से संबंधित है। चलिए अनुच्छेद 100 में दोनों सदनों में मतदान रिक्ति के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति अनुच्छेद 100 में दिया गया है। 101 में स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 101 में संबंधित है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में संसद की सदस्यता के लिए निर्हरताएं किसमें तो निर्हरताएं। 103 में है संसद सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय जो है अनुच्छेद 103 से संबंधित है। अनुच्छेद 104 में दिया गया अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्हर्त किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड है अनुच्छेद 104 से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं
क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई थी? 31वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 जो कर दिया गया था किस संविधान संशोधन के 31वां संविधान संशोधन के द्वारा कर गया था। अगला है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? क्वेश्चन है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को भंग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित की है? क्वेश्चन है किस राज्य में लोकसभा में किसमें तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो सबसे अधिक सीटों का आरक्षित है तो मध्य प्रदेश में 6 गो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति करता है। और अगला क्वेश्चन है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कितना है? तो 48 है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है? तो एक अस्थायी सदन है और लोकसभा जो है ना वो अस्थायी सदन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र लद्दाख है। चलिए अगला है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय क्या है? टॉपिक भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय। राष्ट्रपति का वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय जो है ना यह संचित निधि से जो है ना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भी यह संचित निधि से दिया। किसका? तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भी संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है वह संचित निधि से संबंधित है। क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन ये भी जो है ना संचित निधि से संबंधित है। क्या दिया गया है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता, पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन जो है ना यह संचित निधि से संबंधित है। चलिए अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते ये भी संचित निधि से दिया जाता है। अगला है कि ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद के द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा इस संबंध में भारतीय घोषित किया जाए ये भी जो है ना संचित निधि से ही संबंधित है। अगला है कि परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश का। कौन सा है? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश का है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 के मध्य जो है ना पहला आम चुनाव कराया गया था। अगला है क्वेश्चन है कि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन है कि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो
लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 2 बुलाए जाते हैं। लोकसभा में बिहार के 40 आवंटित सीटों के किन 2 राज्यों का आवंटित सीटों के योग के बराबर है? एक छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति ये भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। क्या है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलाना है। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में जो है ना लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे शॉर्ट में जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतरिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधानसभा के द्वारा जो है ना राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्य की विधानसभाओं के द्वारा जो है ना राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25, और लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 होते हैं। यानी कि विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 होते हैं। तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री के द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक जो है ना धन विधेयक नहीं होता है, परंतु धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु धन विधेयक जो है ना वित्त विधेयक यह होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 गो। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? थी नरगिस दत्त थी, जो कि राज्यसभा के सदस्य 1980 से लेकर के 1986 तक रही थी। अगला है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जो कि 4 जून 2009 से लेकर के 4 जून 2014 तक रही थी। अगला है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा की अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो यह गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा लाया गया था। यानी कि लोकसभा के सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? यह संविधान जो है यह सर्वोच्च है। भारत की संचित निधि क्या है? तो भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय पारित नहीं होता है? इसका सही आंसर है जो कि दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में जो है ना धन विधेयक संसद के पुनः स्थापित किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में जो है प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है?
बजट की रूपरेखा जो है ना ये आर्थिक और कार्य विभाग के द्वारा जो है ना तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों की संज्ञा सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? यह प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। चलिए अगला टॉपिक है, क्वेश्चन है अगला, साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना जो है ना इसका वर्ग देखते हैं जो कैसे तुलना किया गया है। पहले साधारण विधेयक का देखते हैं। साधारण विधेयक में क्या सब दिया गया है? जो कि साधारण विधेयक में दिया गया है कि इन लोकसभा या राज्यसभा के में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। पहला दिया है इस लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है साधारण विधेयक को। अगला है कि इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। और अगला है साधारण विधेयक के बारे में दिया गया है कि इसे राज्यसभा तथा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसे राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। पांचवा है कि इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने माह तक के लिए रोक सकती है? तो 6 माह तक के लिए ही रोक सकती है। अगला है कि राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है कि दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। चलिए अगला है कि यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इसे मंत्री में प्रस्तुत किया हो। तो साधारण विधेयक में दिया गया है कि इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति और अस्वीकृति किया जा सकता है अथवा पूर्ण विचार के लिए भेजा जा सकता है। किसके? साधारण विधेयक। अब देखते हैं असाधारण विधेयक को, यानी कि धन विधेयक को देखते हैं। अब पहले था साधारण विधेयक, अब देखते हैं धन विधेयक को। धन विधेयक जो कि इस प्रकार दिया गया है कि धन विधेयक में इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। और अगला है कि इसे केवल सरकार के किसी भी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को इसे केवल सरकार के किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा है कि इसे राष्ट्रपति की स्तुति से ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। इसे सदन में राष्ट्रपति की स्तुति पर पूर्व स्थापित किया जा सकता है। अगला है कि राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकृति नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकृति नहीं किया जा सकता है। अगला है कि इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन के लिए रोक सकता है? तो 14 दिन के लिए रोक सकता है। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। अगला है कि इसमें दोनों सदनों के बीच असहमतियां का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से ही पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। नंबर है कि इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति किया जा सकता है, परंतु इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। चलिए एक नोट में देख लेते हैं। नोट में है कि धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है।
अब अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, जो कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग एक बार से लेकर 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, जो कि बहुत अच्छे बुक हैं और अच्छे एनसीईआरटी लेवल बुक भी है, और इस बहुत क्वेश्चन भी पूछे। हर एक एग्जाम में जीके से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं इससे क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे, कोई अगर कंपटीशन करते, पता ही चलता ही होगा जिस बुक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? यह संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार जो है ना किसके पास है? यह संसद के पास है। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? या राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? या राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34 हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। अगला है कि दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकार के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा यह किया जाता है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है। अगला है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नहीं दिल्ली में कर सकता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? या राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या कितनी है? तो 65 वर्ष है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी है? तो 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13। कौन? तो अनुच्छेद 13। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, जरूर 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। जो कि अनुच्छेद इस प्रकार है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कितने भाग में? तो भाग 5 में जो है ना अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। चलिए अगला अनुच्छेद को देखते हैं। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 124 में। चलिए अनुच्छेद 126 को देखते हैं। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है? यह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। किसके? तो 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। चलिए अगला अनुच्छेद को देखते हैं। अगला अनुच्छेद जो कि इस प्रकार है, एक अनुच्छेद 128 के अंतर्गत यह सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। और अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है अनुच्छेद 129। चलिए अगला अनुच्छेद को देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 130। इसमें उच्चतम न्यायालय का स्थान
और निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति जो है ना अनुच्छेद 130 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण दिया गया अनुच्छेद 131 में। और अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 136 में किया गया है। चलिए अगला अनुच्छेद को देखते हैं। अगला अनुच्छेद 137 में क्या दिया गया है। 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया। 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति का जो उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 137 में किया गया है। चलिए अगला अनुच्छेद 141 है। ये अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय में बाध्यकारी होती है। और अनुच्छेद 143 में देखते हैं, इसमें राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति वर्णन है। इसमें राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन किसमें है तो अनुच्छेद 143 में है। अगला है कि अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को नियमित करने के लिए नियमन बनाने की शक्ति दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 146। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चलिए एक नोट में देखते हैं। नोट में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर ही आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद प्रतिपादित किया था तो केशवामी भारती बनाम केरल राज्य के 1973 में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केरल सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। क्वेश्चन है अगला कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है तो अनुच्छेद 137 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है तो न्यायिक समीक्षा। क्या है कि न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है तो सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है तो सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। चलिए अगला देखते हैं कि न्यायाधीश को प्राप्त उन्मुक्तियां जो है ना कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 121 के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश के द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे सम्मिलित आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना जो है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में सख्ती का प्रावधान किया गया है। अगला है कि न्यायाधीश पर प्रतिबंध। न्यायाधीश पर प्रतिबंध कौन कौन सा है। जबकि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है और भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। कौन थे तो के.जी. बालकृष्णन थे। चलिए अगला क्वेश्चन के संविधान की व्याख्या
संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसके? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसी परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह साधारण गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय के व्यक्त की थी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपील और क्षेत्राधिकार के 4 भागों में बांटा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार को कितने भागों में? 4 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला है कि संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132, दूसरा है कि सिविल विषय से जुड़ी अपील अनुच्छेद 153 तथा आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134 और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील अनुच्छेद 146 जो यह 4 विभाग जो है सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? तो 10 वर्ष तक। अगला है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे संवैधानिक घोषित कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है कि लोकहितवाद यानी कि PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। किससे हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। चलिए नोट पॉइंट में देखते हैं। नोट पॉइंट में है तो मूल अधिकारों का उल्लंघन विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी की जा सकती है। चलिए अगला टॉपिक है कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर, जो कि गवर्नर का यह पहला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा का। ये राज्यपाल के मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसमें कनाडा से किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य के कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने राज्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 मनोनीत किए जाते हैं। चलिए अगला है यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा के सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि को से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सत्रावहन का अध्यादेश किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधानसभा के सत्रावहन का अध्यादेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान जो कि नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत जो है ना, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यपाल की मासिक वेतन कितना है? तो 3,50,000। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 5 लाख। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार कितना तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और राज्यपाल पुनर्नियुक्त के भी योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के द्वारा दी जाने वाले नियुक्ति के बारे में चलिए अब डिस्कस करते हैं। जो कि पहला है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ना, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है तथा राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है ना, यह राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालय के उप कुलपति की नियुक्ति यह राज्यपाल ही करते हैं और राज्य के वित्त आयोग का गठन राज्यपाल ही करते हैं। अगला है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अगला है कि राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 333 के द्वारा 104 संविधान के द्वारा किया गया था। अगला है कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल होगा और 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य और 161 में दिया गया है क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161 में दिया गया है और 163 में मंत्री परिषद के द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना 163 में दिया गया है। अनुच्छेद 200 में है राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति अनुच्छेद 200 से संबंधित है। अगला है कि 201 भी राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, यह 201 के तहत है। अगला है कि 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 से संबंधित है और 233 राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 के द्वारा किया जाता है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। चलिए अगर नेक्स्ट टॉपिक है कि राज्य के विधानमंडल, स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर का जो है ना राज्य विधानमंडल का अगला टॉपिक है, जो कि इसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि भारत में राज्य के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो यह विधान परिषद होता है। कौन होता है? तो विधान परिषद होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट में कैग भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टॉपिक है कि राज्य में उच्च सदन यानी कि विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति से संबंधित राज्य के विधानसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। अगला है कि विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह के लिए रोक सकती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक रोक सकती है। चलिए अगला है कि राज्य के मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्य के मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद
अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। तो 163 में 164 में है कि राज्य के विधानमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा की प्रति 164 में दिया गया है। चलिए अगला है कि 166 में राज्य सरकार के कार्य की संरचना जो है ना संचालन या 166 में दिया गया है। और 167 में राज्यपाल की सूचना प्रदान करने के मुख्यमंत्री का कर्तव्य 167 में दिया गया है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? यह अनुच्छेद 169 के तहत। राज्यपाल की विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद के निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170 के तहत। अगला है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगला है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यह गोवा में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यह गोवा में। राज्य के विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो यह उपाध्यक्ष को सौंपता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? यह राज्यपाल के द्वारा लिया। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यह 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम कितने माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किस द्वारा किया जाता है? तो राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5 में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की किस राज्य में बनी थी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी, तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। अगला है कि भारत के किसी राज्य में उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 से 67 में बनी थी, जो कि आपको बताया गया था पहले ही। नेक्स्ट टॉपिक है तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। इसके देखेंगे जो कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप लोग देखिएगा। अगर यह आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए उच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि उच्च न्यायालय से संबंधित ये पहला क्वेश्चन है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? या कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार आते हैं। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से ही वेतन दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक गैर कानूनी है? यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिया था। किसने? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय या का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यह 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी है? तो 62 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व को निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? उसे परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो 25 उच्च न्यायालय। भारत में कितनी उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य के
उच्च न्यायालय की मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो यह परमादेश संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, एक अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो यह उत्प्रेषण करती है। कौन करती है? तो उत्प्रेषण करती है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो यह अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद को देखते हैं, जो कि अनुच्छेद इस प्रकार दिया गया है। पहला है कि 214 अनुच्छेद जो है राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। अगला है कि उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में, ये 215 में दिया गया है। और 216 में दिया गया उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन किस में दिया गया है? तो 216 में। और 217 में दिया गया है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अहर्ता किस में दिया गया? तो 217 में। 218 में जो है उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को लागू होना 218 में दिया गया है। चलिए अगला अनुच्छेद है 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ ग्रहण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ ग्रहण का वर्णन किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 219 में किया गया है। और 220 में जो है अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के लिए प्रैक्टिस पर प्रतिबंध जो अनुच्छेद 220 में। न्यायाधीश का वेतन भत्ते इत्यादि 221 में है। और किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण अनुच्छेद 222 से संबंधित है। चलिए अगला है कि 223 कार्यवाहक एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223 में है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223 में। अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 में दिया गया है। चलिए और अनुच्छेद कुछ दिए गए हैं। अनुच्छेद है 224 के ए, यह उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति है। और 225 में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। और 226 में कुछ रिट याचिका जारी करने और उच्च न्यायालय की शक्ति जो है 226 से संबंधित है। और 226 का ए जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों के संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना या निरस्त, यह अनुच्छेद 226 के ए से संबंधित है। चलिए अगला अनुच्छेद को देखते हैं। अगला अनुच्छेद 227 या उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्ति 227 से संबंधित है। 228 में है उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण, यह 228 अनुच्छेद से संबंधित है। और 228 के ए से जो है राज्य के अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान जो है ना, यह 228 के ए से संबंधित है। अगला है 229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय के व्यय जो है ना, ये 229 से संबंधित है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। और 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना है। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी कमी आया होगा तो और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।